तो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ कवर किए हैं। हम लोग का मेन जो टॉपिक निकला है वो हमारा लेजी लोडिंग हो गया। फिर हम लोग ने देखा गार्ड को कि गार्ड कैसे कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग पूरा का पूरा राउटिंग देखे कि राउटिंग होता कैसे है। तो ये पूरा फ्लो था। फिर टाइपस्क्रिप्ट आपको हो गया। उसके पहले हम लोग पाइप वगैरह देख लिए। तो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो सब होते चला गया। अब हम लोग को देखना है सर्विस। तो सर्विस एक्चुअली होता क्या है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास कंपोनेंट है 5 कंपोनेंट, और मान के चलते हैं कि पांचों कंपोनेंट पे हम लोग कुछ कोड लिखते हैं। सपोज इसके अंदर हम कंपोनेंट कर दें एंगुलर SRC CD डे CD डे 20 16 17 20 20। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं कंपोनेंट मल्टीपल। सो मान लीजिए ये हुआ हमारा होम कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट आ गया। अब दूसरा हम लेते हैं गैलरी कंपोनेंट ले लेते हैं। चलिए 2 ही रहने दीजिए, काफ़ी हम लोग का हो जाएगा। तो अब होता क्या है कि अगर हम 2 कंपोनेंट हैं, कुछ मेथड लिखते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है कि होम कंपोनेंट पे यहाँ पे कुछ हम कंसोल लिख लेते हैं। UI पे हम डेटा बाइंड कराते हैं कुछ भी। चलिए ठीक है, H1 एप्लीकेशन नेम। इसको क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन नेम को हम TS पेज पे बाइंड कर लेते हैं। स्ट्रिंग इक्वल टू वेब डेवलपमेंट, ऐसा कुछ दे देते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, फिलहाल इस डेटा को हमने HTML पे बाइंड किया है। ठीक है, देखते हैं हमारा पहले डेटा लोड होता है या नहीं होता है। नॉर्मल कोड लिखा हुआ है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। ऐप हाइपन होम। चलिए जी सर। ठीक है, तो जो हम लोग लिखे थे वेब डेवलपमेंट वो नहीं आया डेटा हमारा। ये जो हमारा लिखा हुआ है नहीं आ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि हम लोग इसे कॉल नहीं किए हैं। हम लोग ने यहाँ बाइंड किया। एक बार देखते हैं, कुछ नाम गलत किए क्या, नहीं तो सही है। ओके, ओह 1 सेकेंड, ये राउटिंग ले रहा है किसी का, मैं समझ गया। राउटिंग पे चलते हैं। ऐप राउटिंग मॉड्यूल, ये एम्प्टी पाथ का कमेंट कीजिए। नहीं वो तो ठीक है। तो अब जो हमारा आ रहा है वो नॉर्मल पेज आ रहा है, होमवर्क। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ लग रहा है मुझे, क्योंकि हम लोग कंपोनेंट क्रिएट किए सेम। ये गलत हो गया हम लोग का, क्योंकि सेम कंपोनेंट के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे पाथ में हमारा इस कंपोनेंट को रेफर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से बना हुआ है कंपोनेंट। सेम कंपोनेंट ऑलरेडी है हमारे पास। इसका नाम चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि देखिए अगर आप सेम कंपोनेंट रहेगा
तो जो ओल्ड कंपोनेंट बन जाएगा आपका, लेकिन जो नया कंपोनेंट है वो फेच नहीं करेगा, पुराना होगा, तो ये केयर कीजिएगा। तो गैलरी मैं न्यू रख लेता हूँ। होम न्यू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। इसका मतलब हम लोग का ये सही है, और इसको हम नहीं भी करेंगे तो भी हमारा चल जाएगा। चलिए तो कंपोनेंट पे आते हैं। होम कंपोनेंट ये हटाइए, day1 पे फाइंड ऐप हाइफन GALLER बाय गैलरी हाइफन न्यू। एक बार ओपन करके देख लेते हैं सेलेक्टर क्या है इसका, ऐप हाइफन गैलरी हाइफन न्यू, ठीक है। सेम इसी टाइप से हम लोग दूसरा कंपोनेंट है उसको रिकॉल करते हैं। होम, ठीक है, दोनों सिलेक्टर आ गया, दोनों डेटा आ रहा है, फाइन। अब हम लोग आते हैं अपना कोड पे। तो हम लोग क्या किए थे, गैलरी एप्लीकेशन नेम कोलन स्ट्रिंग इक्वल टू वेब डेवलपमेंट, ठीक है। एनोटेशन क्या होता है, कोई बता सकते हैं क्या होता है? आवाज नहीं सही से आया, ठीक है। तो हमारा वेब डेवलपमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, बाकी लोग किन्हीं को पता नहीं है। आप लोग किसी के भरोसे में रहते हो क्या बैठे हुए? इंटरव्यू में भी किसी के भरोसे में रहिएगा। मैंने शेयर किया था जॉब ओपनिंग का, अप्लाई किए कोई कि नहीं किए? यस सर, यस सर। जो भी सेंड करता हूँ ना वो सब अप्लाई मार दीजिए। वो रिमोट बेस्ड जॉब है, दोनों मतलब आपको ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखे हैं एप्लीकेशन नाम नेम नाम का। सपोज ये मेथड भी अगर रहता तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार हम लोग इसको दोनों कंपोनेंट पे लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, तो हम सेम कंपोनेंट में सेम जो प्रॉपर्टी है उसको कॉल कर रहे हैं। तो सपोज इस टाइप से आपका मल्टीपल अगर कंपोनेंट रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक जगह कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कोड। सपोज यहाँ पे हम लोग एक मेथड लिख लेते हैं गेट डेटा नाम का। ध्यान समझिएगा, पूरा एंगुलर का जो बोलते हैं ना मेन चीज वो यही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं और ये मेथड क्या करता है, इस नेम को हम रीनेम करवा देंगे, इसको इक्वल टू एंगुलर ट्यूटोरियल। अब हमें क्या करना है, इस मेथड को हम कॉल करते हैं। कहाँ पे कॉल करना है, ये वैल्यू तो हमारा ये हिट कर देगा, ठीक है। एक काम हम करते हैं, इस बटन पे हम कॉल करवाते हैं उसको। बटन चेंज डेटा क्लिक इक्वल टू क्या है मेथड, गेट डेटा। क्या दे दिया, प्रॉपर्टी गेट डेटा डज नॉट एग्जिस्ट ऑन गैलरी। कुछ दूसरे पे है क्या, ओ सॉरी, ये ठीक है। गैलरी अब ये जो कोड हमारा है इसको लेकर चलते हैं होम पे। अब देखिए, ठीक है। तो दोनों जगह क्या है, वेब डेवलपमेंट। जब हम चेंज डेटा को क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। सिमिलरली जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ भी चेंज कर दिया। मतलब क्या हो रहा है, दोनों जगह चेंज हो जाएगा बारी बारी से।
तो ये 2 कंपोनेंट है। बट सपोज दैट सेम कोड हमें क्या करना है, 10 कंपोनेंट पे अगर लिखना रहता तो क्या होता? तो क्या करते? कॉपी पेस्ट करते। अब एक चीज सोचिए, जब एक कंपोनेंट था तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर 10 हो गया तो वो हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज के लिए हम लोग करते क्या है कि 10 बार कॉपी पेस्ट ना करके हम यूज करते हैं सर्विस के कॉन्सेप्ट को। सर्विस के कॉन्सेप्ट में उससे पहले आपको समझना पड़ेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो हम लोग मेथड क्रिएट किए हैं, ये मेथड क्रिएट हुआ गेट डेटा नाम का। सपोज दैट किसी कंपोनेंट को अगर जरूरत रहता इस गेट डेटा का, तो वो क्या करेगा, उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो अपना क्रिएट करे, ठीक है, या तो वो अपना क्रिएट करेगा उस मेथड को, नहीं तो अगर कहीं अवेलेबल है तो आप क्या कीजिएगा, उसको कॉल कर लीजिएगा। जैसे सपोज दैट हमें पता है कि CSS एंड बूटस्ट्रैप में डिफरेंस क्या होता है, जल्दी, CSS एंड बूटस्ट्रैप में डिफरेंस क्या होता है? चलिए हटाइए। CSS का मतलब क्या होता है कि हम कोड को मैनुअली लिखते हैं। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है कि कोड ऑलरेडी प्री बिल्ड है, प्री रिटन है, हम लोग जस्ट एक क्लास को कॉल करेंगे, हम क्लास को लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बूटस्ट्रैप में जा रहे हैं तो हमारा कोड पहले से लिखा हुआ है, तो हम लिखने नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस कोड को कॉल यूज कर ले रहे हैं, क्लास को कॉल करके हम यूज कर ले रहे हैं। सेम काम यहाँ वही हम लोग सोच रहे हैं। क्या चीज हमारा टॉपिक है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन, DEPENDENCY हो इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या कहता है, तो ये आपका एक डिजाइन पैटर्न है। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, डेफिनेशन ऐसे भी वहां लिखा हुआ है, इट इज ए डिजाइन पैटर्न। किन्हीं को पता है डिजाइन पैटर्न के बारे में? जावा में एक पढ़ने को आता है, जिनको अगर जावा पता होगा, सिंगलटन क्लास पढ़े हैं क्या जावा में? जिनको जावा आती है, तो ये क्या है, हमारा डिजाइन पैटर्न है। जहाँ पे ये क्या करेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिजाइन पैटर्न हुआ जहाँ पे कोई रिसोर्स अगर चाहिए इसे, मीन्स कोई मेथड चाहिए, प्रॉपर्टी, तो क्रिएट नहीं करके अगर कहीं अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, उसे रिक्वेस्ट करेगा, मीन्स वहां से वो कॉल करके गेट कर लेगा, उसको यूज कर लेगा। तो इट इज अ डिजाइन पैटर्न वेयर इन प्लेस ऑफ क्रिएटिंग द रिसोर्स इट विल रिक्वेस्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल। मतलब क्या हो गया कि वो क्रिएट करने के बदले वो एक्सटर्नली उसको रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ होगा, डिजाइन, इट इज अ डिजाइन पैटर्न इन विच क्लास विल रिक्वेस्ट, कौन रिक्वेस्ट करेगा, क्लास, क्लास विल रिक्वेस्ट डिपेंडेंसी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स रादर देन क्रिएटिंग देम। ये डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, तो कोई मेथड जो ऑलरेडी हमें जो नीड है लेकिन वो कहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, उसे क्रिएट ना करके, क्योंकि ऑलरेडी कहीं जब बना हुआ है तो हम क्यों फालतू में जाएंगे कॉल करने। जैसे बूटस्ट्रैप एंड CSS में जब क्लास लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, क्लास नेम को यूज करते हैं, कॉल कर, तो काम हमारा हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, अगर कोई मेथड है जिसको वो क्रिएट ना करके और उसे क्या करेंगे, हम उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिजाइन पैटर्न, सॉरी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अगर हम इनडायरेक्ट बात करें तो वो कहलाता है सर्विस की तरह यूज होता है, ठीक है। तो डिजाइन पैटर्न का आपको ये सॉरी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का आपको डिफिनेशन याद रहना चाहिए। तो अभी तक हम लोग कोड को बारी बारी से कॉपी पेस्ट किए थे, अब हम लोग कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम सर्विस को क्रिएट करेंगे। तो सर्विस क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं सर्विस को? सर्विस क्रिएट करने का कमांड आपको होगा ng, G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस, और सर्विस का नाम। तो सपोज दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो भी हो, हम लोग मान लीजिए डेटा का गेट करने का ही कुछ कर रहे हैं, तो सपोज कुछ ऐसा बना देते हैं, डेटा रिकॉर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। तो ng, G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस, और सर्विस का नाम जो भी आपको रखना हो। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको सर्विस क्रिएट हुआ, रिकॉर्ड सर्विस स्पेक हो गया एंड रिकॉर्ड सर्विस डॉट टीएस। अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों को हम सर्विस फोल्डर के अंदर रखें तो हम क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर और वहां पे रख सकते हैं। तो हम सबको सर्विस लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों आ गया, अब देखते हैं इसका यूज क्या है। यूज क्या करना है, जो भी कोड हम लोग यहाँ पे जो रीयूज किए थे, बार बार हम लोग लिखे हैं, वो पहले मैं कमेंट करूंगा। ये कोड हमारा बार बार आ रहा था, ये हम कमेंट किए, ये लाइन भी हटाते हैं फिलहाल, ये हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगा कि ये आपको एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि
हम लोग ये कोड को क्या किए हैं यहाँ पे आपका, तो इसलिए मैं फिलहाल कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि हमारा यूज हुआ है ना, तो इसलिए एरर थ्रो करेगा। सर्विस पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कोड लिखा हुआ है। तो सर्विस में आपको क्या क्या चीज लिखा हुआ है, तो इम्पोर्ट इंजेक्टेबल @कोड, ये मतलब क्या होगा, इंजेक्टेबल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ से, @angular/core लाइब्रेरी से। उसके बाद यहाँ पे एक आपको लिखा हुआ है प्रोवाइड इन रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सर्विस है वो हमारा, जब आप अगर एंगुलर 7 के पहले जाते हैं, शायद एंगुलर 4 या 5 के अराउंड पे, तो ये प्रोवाइड इन रूट जो है ये नहीं रहता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता था कि ये जो फाइल है आपका रूट ऑफ द एप्लीकेशन में इंजेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब वो हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड इन रूट, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एप्लीकेशन है, मीन्स ये फाइल जो है वो रूट ऑफ द एप्लीकेशन में इंजेक्ट हो गया, मीन्स अब हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे फिर आपको सेम कोड जैसे हमारा बाकी जगह मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें नया मिला है देखने को, क्या चीज, अभी तक हम लोग क्या क्या चीज को पढ़े थे, @ng मॉड्यूल, सॉरी, कंपोनेंट, और क्या पढ़े हैं, ये क्या है, ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो है क्या, डेकोरेटर। बाकी लोग का मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है कंडीशन। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये क्या है, आपका डेकोरेटर है। ये कि क्वेश्चन का भी जवाब नहीं देते हैं, सब मस्ती से सोए रहते हैं। ये क्या है, पूरा का पूरा डेकोरेटर का लिस्ट है। डेकोरेटर कितना प्रकार का था, कंपोनेंट लेवल, मेरा कुछ ही दिन का टाइम है बस बचा हुआ है, कोर्स खत्म, हम आराम से टेंशन फ्री। दूसरा डेकोरेटर कौन होता है, प्रॉपर्टी लेवल डेकोरेटर, नेक्स्ट मेथड लेवल डेकोरेटर, नेक्स्ट मेथड एंड पैरामीटर। पैरामीटर लेवल डेकोरेटर। ठीक है, जिसमें से हम लोग कंपोनेंट के बारे में देखे थे, हमारा एनजी मॉडल एंड ये दोनों हमारा काम करता था। नेक्स्ट है आपको प्रॉपर्टी लेवल डेकोरेटर। प्रॉपर्टी लेवल में कौन आता है, इनपुट एंड इनपुट आउटपुट। आउटपुट। लेकिन ये हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को है होस्ट लिस्नर, ये भी हम लोग नहीं देखे हैं। ऐसे ये ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल मेथड है, कोड ऑलरेडी वहाँ पे है, उसको लिखिएगा भी समझ में आ जाएगा कि क्या ये करता है। तो होस्ट लिस्नर। नेक्स्ट जो है एक्चुअली आपको इंजेक्टेबल मीन्स पैरामीटर, तो ये चीज़। तो अभी तक हम लोग, सॉरी, अभी तक हम लोग पैरामीटर के बारे में नहीं देखे थे। पैरामीटर में हम लोग वहाँ देखे थे कि एक लाइन लिखा हुआ था इंजेक्टेबल। ठीक है, और ये इंजेक्टेबल कहाँ आया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इंजेक्टेबल लाइन नंबर 3। तो यही एक्चुअली है क्या, पैरामीटर डेकोरेटर। आपको अगर ये टॉपिक देखना है तो आपको ये टॉपिक है डे 4 के अराउंड पे शायद, या 5, डेकोरेटर ये रहा। तो यहाँ देख सकते हैं क्लास लेवल डेकोरेटर में आपको पाइप हुआ, जो पाइप भी हम लोग पढ़े थे बनाने के लिए। प्रॉपर्टी हटा दीजिए, होस्ट लिस्नर हटाइए, ये रहा पैरामीटर डेकोरेटर, जहाँ पे हम इंजेक्ट को यूज कर रहे हैं। तो यही है डेकोरेटर का टॉपिक एक्चुअली। ओके, तो हम लोग क्या किए, तो यहाँ से हमें एक डेकोरेटर मिल गया देखने को, क्या चीज़, इंजेक्टेबल। ठीक है, इशारा हटाइए। ओके, तो इसमें करना क्या है, तो जो कोड हम लोग कंपोनेंट पे लिखे हैं वो कोड हम लोग यहाँ पे कुछ लिखना है। तो ये काम करता हूँ, कभी भी कोड लिखिएगा ना तो आपका आप चेक अगर करना है कि वेदर वो फाइल आपका एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, आप उसको चेक कर सकते हैं जस्ट कंस्ट्रक्टर में कंसोल या कुछ भी लिख के। तो ये क्या है, तो सर्विस है, सर्विस फाइल। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये यूज हो रहा है या नहीं, ये हमारा लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या लिखे हैं, सर्विस फाइल। ठीक है, कहीं पे सर्विस फाइल नहीं आ रहा, इसका मतलब अभी सर्विस हमारा कॉल नहीं हुआ। तो सर्विस को कॉल करते कैसे हैं, तो जब भी हम सर्विस बनाएंगे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, कहाँ पर, मॉड्यूल में। मॉड्यूल के अंदर अभी तक हम लोग जो देखे थे, क्या क्या चीज हम लोग पढ़े थे, डिक्लेरेशन पढ़े थे, फिर हम डिक्लेरेशन के बाद इंपोर्ट पढ़े थे, इंपोर्ट के बाद हम लोग बूटस्ट्रैप को पढ़े थे। अभी तक हम लोग ये प्रोवाइडर के बारे में नहीं पढ़े थे। तो प्रोवाइडर एक्चुअली क्या है,
प्रोवाइडर में हम लोग जो बात कर रहे थे अभी तक, सर्विस को रजिस्टर करते हैं, ये वही सर्विस है जो अभी हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्विस का नाम क्या है? सर्विस का नाम इन द सेंस फाइल का नाम, क्लास का नाम। तो क्या है? रिकॉर्ड सर्विस। आप यहाँ पे कॉल कर दीजिए रिकॉर्ड सर्विस। ठीक है, अब आपका सर्विस यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और नीचे प्रोवाइडर में हम इसको रजिस्टर कर दिए। दैट्स इट। अब हम लोग चलते हैं इधर और क्या है? सर्विस फाइल। अब हमारा सर्विस रजिस्टर हो गया है, अब देखते हैं कि क्या वो आ रहा है या नहीं। तो अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे इनसाइड सर्विस कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? हम लोग क्या क्या काम किए? सर्विस हम लोग क्रिएट किए और सर्विस को हमने रजिस्टर कर लिया। कहाँ पे? तो मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे हुआ रजिस्टर। तो अभी तक आपका कंसोल क्यों नहीं आ रहा है? कारण ये है कि सर्विस हम लोग क्रिएट किए हैं लेकिन सर्विस को कॉल नहीं किए हैं अभी तक। जैसे बाकी जगह सेलेक्टर को रख रहे थे तो उस टाइप से कहीं सर्विस अभी कॉल नहीं हुआ है। अब हम सर्विस को कॉल करते हैं। कॉल कैसे करेंगे? तो चलेंगे कंपोनेंट पे, क्योंकि सर्विस क्या करता है, आपको यहाँ पे सेंट्रल एक कोड रखा हुआ है जो सब यूज करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई कोड रख दें तो सब यूज करेगा, मीन्स यहाँ कुछ भी रखेंगे जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो सब यूज कर लेगा। इस मेथड को जो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोड हम लोग आगे जाके लिखेंगे। बट पहले हम लोग को यूज करने के लिए क्या करना होगा? तो हम लोग यूज करने के लिए सबसे पहले चलेंगे अपने कंपोनेंट पे और हमें सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करते हैं? तो उसी चीज को बोलते हैं जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े। क्या चीज? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये दोनों वर्ड को अगर स्प्लिट कीजिए तो क्या मिला? डिपेंडेंट और इंजेक्शन। मतलब जो आपका डिपेंडेंट रिक्वायर, जो डिपेंडेंट आपका मेथड है, क्लास है, जो भी है, उसको क्या करना होगा? इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वही काम करेंगे। तो वो काम हम लोग कहाँ करेंगे? तो एक चीज सोचिए, जब आपका कोई मेथड का रिक्वायरमेंट है तो पेज लोड होने के पहले ही वो डेटा जब अवेलेबल रहेगा तभी तो वो आगे प्रोसेस कर पाएगा। तो वो काम हमें कहाँ करना पड़ेगा? पेज लोड होने के पहले। लेकिन हमारे पास दो चीज है। हम लोग अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, नीचे लिखा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा दो चीज है, एक कंस्ट्रक्टर, दूसरा एनजी ऑन इनिट। मैं इसके बारे में भी बताया था एनजी ऑन इनिट के बारे में कि एनजी ऑन इनिट भी हमारा पेज लोड टाइम होते ही कॉल होता है। मतलब ये दोनों में अगर हम कोई कोड लिख दें तो दोनों कॉल हो जाएगा। आप एक बार हम लोग लिख कर देखते हैं। इनसाइड कंस्ट्रक्टर इनसाइड एनजी ऑन इनिट। चलिए कोड देखते हैं कि कॉल कौन कर रहा है पहले। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इनसाइड कंस्ट्रक्टर पहले आया है, इनसाइड एनजी ऑन इनिट बाद में आया है। अगर मैं इसका ऑर्डर को चेंज कर दूं ऊपर नीचे, अब आउटपुट क्या रहेगा? सेम या डिफरेंट? कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। तो इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टर का हमें आउटपुट आएगा और उसके बाद एनजी ऑन इनिट का आएगा, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। यानी तो कंस्ट्रक्टर पहले आया एंड एनजी ऑन इनिट बाद में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये दोनों को कहीं भी रख दें ऊपर नीचे, उससे कोई लेना देना नहीं है। कंस्ट्रक्टर पहले आ जाएगा, एनजी ऑन इनिट बाद में आएगा। तो ये हो क्यों रहा है? तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में डेकोरेटर के दौरान ही हम लोग पढ़े थे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, तो क्लास का प्रॉपर्टी है। वो क्या है? तो वो क्लास का प्रॉपर्टी है, और क्लास का प्रॉपर्टी है तो विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर, @ सिंबल जो हम यूज कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर क्या करता है कि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो एग्जीक्यूट हो गया। फिर ये एनजी ऑन इनिट क्या है? तो एनजी ऑन इनिट जब आपका, हम लोग आगे जाके एंगुलर का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि लाइक मान लीजिए, लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं ना, कि कोई सपोज वाटर साइकिल का हम एक तरह से बताते हैं कि पहले वो क्या होता है, पानी हुआ, फिर वो वेपर बन के फिर क्लाउड में गया, फिर वो वापस होके फिर क्या हुआ, पहले एयर में गया, फिर क्लाउड बन गया, फिर वापस होकर रेन हुआ, फिर बारिश का पानी जो है
फिर से आ गया, मतलब ये प्रोसेस हमारा चलते रहता है रिसाइकल। तो वो एक साइकिल हुआ। तो सेम उसी टाइप से तो एंगुलर का भी लाइफ साइकिल हुक है, उसको देखेंगे हम लोग। बट यहाँ पे एक जो हम एनजी ऑन इनिट देख रहे हैं, ये एक्चुअली लाइफ साइकिल का ही पार्ट है। तो लाइफ साइकिल हुक जब स्टार्ट हुआ है, तो तब ये एनजी ऑन इनिट हमारा कॉल होता है। इसका मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, अब आपके पास दो चीज आता है। एक एक जावास्क्रिप्ट का क्लास है, मतलब आप बोल सकते हो कि टाइपस्क्रिप्ट का क्लास रहा, और दूसरा जो हुआ लाइफ साइकिल हुक हुआ। तो पहले कौन स्टार्ट होता है, टाइपस्क्रिप्ट का क्लास है या लाइफ साइकिल हुक? तो सबसे पहले हमारा क्लास एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि सारा चीज जो है वो किसके अंदर है, तो सारा का सारा जो है वो क्लास के अंदर है। तो आप सोचिए, जब क्लास ही नहीं एग्जीक्यूट होगा तो लाइफ साइकिल कहाँ से एग्जीक्यूट होगा? तो पहले आपको क्लास को एग्जीक्यूट होना पड़ता है। तो क्लास जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और उसके बाद लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। तो इसीलिए उसके बाद एनजी ऑन इनिट हमारा आ रहा था। ठीक है, लेकिन तो ठीक है, अब क्या है, तो अब पॉइंट ये उठता है कि दोनों जब हमारा कुछ जस्ट माइनर सेकंड के आगे पीछे कॉल हो रहा है, एनजी ऑन इनिट एंड कंस्ट्रक्टर, तो किसके अंदर कौन सा कोड रखना चाहिए? तो कोई भी कोड ऐसा जो लाइफ साइकिल हुक स्टार्ट होने के पहले डेटा का रिक्वायरमेंट है, उस डेटा को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर रखेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, शायद हम लोग पहले भी किए थे, मुझे ध्यान नहीं है। एक्स कोलन स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो, एक सेकंड, यहाँ वैल्यू नहीं दूंगा। ठीक है, तो x को हमने स्ट्रिंग रख दिया, हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है। अब हम क्या करते हैं, रुकिए वेट, एग्जांपल ओके, ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसको मत कीजिए, वेट, कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं गेट डेटा को कॉल करूं और एक ऊपर में हम x इक्वल टू x कोलन नंबर हो गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x को पास करता हूँ, क्या दे दिया, एक्सपेक्टेड 0 आर्गुमेंट, ठीक है, वैसो, और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट कोलन एनी, ARG, तो क्या मिला, x को नंबर, इसका मतलब हो गया अनडिफाइंड। ओके, और हम लोग यहाँ कॉल किए हैं, और यहाँ मैं x को वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। देखिए किया क्या हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कॉल किया, x को मैंने असाइन कर दिया, एनजी ऑन इनिट के अंदर मैंने वैल्यू दिया, x को 23 असाइन किया। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद तो मेथड क्या हुआ हमारा, ये कॉल हो गया, ये कॉल होने के बाद यहाँ पे कंसोल में शो हुआ। अब मुझे ये बताइए कि कंसोल में क्या शो करेगा, 23 या कुछ और? इनका आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। ये लाइन कंसोल 24 नंबर क्या शो करेगा? अनडिफाइंड देगा सर, शो करेगा, एरर देगा, 23 अनडिफाइंड देगा, देगा, अनडिफाइंड देगा। अनडिफाइंड। ओके, और कोई, और कोई जल्दी, मुझे सभी से आंसर चाहिए, नो एक्सेप्शन, नो ऑप्शनल।
क्या हुआ? जो भागा है ना, रिमूव है, कर देंगे उसको। आगे बताते हैं। ऐसे ही बहुत सारा मेंबर को घटा है। सर राम प्रवेश ट्रेवल कर रहा है सर, वो दिल्ली जा रहा है, इसलिए वो एग्जिट मार दिया। क्या रहेगा इसका? तो यहाँ पे क्या होगा? अनडिफाइंड रहेगा। ओके, तो देखिए हुआ क्या, क्लास कॉल हुआ, क्लास कॉल होते ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल होने ही क्या हुआ, हमने इस मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या पास किए हैं? एक्स को। जब ये मेथड यहाँ पे आया, एक्स को रिसीव किया, तो क्या मिलेगा कंसोल में? ऊपर जो वैल्यू था, ऊपर क्या वैल्यू है, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू पास ही नहीं किया, इसका मतलब अनडिफाइंड हो गया। लेकिन यहाँ पे हम दिस डॉट एक्स को वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू आया है वो बाद में आया है। आप इसका आउटपुट को देखिए, क्या हुआ, कहाँ एरर दे दिया, कौन सा पेज दे रहा है? लाइन नंबर 6। ओके ओके, समझ गया, इस आर्ग्यूमेंट के कारण दे रहा है एरर, क्योंकि सभी जगह ये नहीं था। इसको हम रोकिए, कौन सा है, गैलरी। लेकिन ये कुछ भी पास करेंगे ना, ये रिसीव कर जाएगा। हटाइए, कमेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, डेटा आ गया। यहाँ देखिए आपको अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, अब हम जस्ट एक माइनर चेंज करेंगे, इस लाइन के कोड को यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ करेंगे। अब आउटपुट क्या, अब आउटपुट क्या, 23, क्योंकि अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वैल्यू असाइन कर दिया, मतलब क्लास एग्जीक्यूट हुआ, लाइफ साइकिल हुक स्टार्ट होने के पहले, इस एनजी ऑन इनिट को स्टार्ट होने के पहले इसने क्या किया, वैल्यू असाइन करवा दिया। और जब हम दिस डॉट एक्स को पास किए हैं तो क्या होगा, उसको लेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं, आना तो चाहिए, आ रहा है 23। तो प्रोसेस ये हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें डेटा चाहिए कंपोनेंट स्टार्ट होने से पहले ही, तो हम लोग उस चीज को कंस्ट्रक्टर के अंदर रखेंगे। तो इट मीन्स सर्विस हो गया। तो सर्विस में जनरली हम लोग करते क्या है, तो एपीआई का जो कॉल होता है हम लोग सर्विस के अंदर रखते हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे, तो सर्विस फाइल को हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसी जैसे में होता क्या है, तो अब हम लोग सर्विस फाइल को कॉल करते हैं यहाँ पे। तो कैसे, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट मतलब क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्ट हो गया इस क्लास के अंदर है, इसके बाद लगाइए रीड ओनली। रीड ओनली क्यों करते हैं, रीड ओनली का मतलब हुआ कि ताकि कोई दूसरा, रीड ओनली का मतलब हो गया, अब पढ़े होंगे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, तो आगे जाके कोई इसको चेंज नहीं कर पाए, इम्यूटेबल हमने उसको बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे, तो सर्विस क्लास का नाम, सर्विस का नाम क्या है, रिकॉर्ड सर्विस डॉट टीएस। तो जो भी फाइल का नाम रहे ना, आप उसी को लिखिए और थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन में जस्ट चेंज कीजिए। क्या चीज़, तो ये दीजिए एंड यहाँ पे रिकॉर्ड का हम स्मॉल आर कर लेते हैं, बस इतना ही चेंज करते हैं। तो हमने किया क्या, तो रिकॉर्ड सर्विस दिया और इसका टाइप क्या हुआ, तो टाइप आ गया जो फाइल का हमारा जो मेन फाइल है, तो हमने उसको वेरिएबल के तौर पे वहाँ डाल दिया। एक्चुअली ये वेरिएबल नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये टाइप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, कोलन पास किए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ऊपर इंपोर्ट भी किया हुआ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा इंपोर्ट रहे, आप यहाँ देख सकते हैं एक लोकल इंपोर्ट है, एक हमारा पैकेज का इंपोर्ट है। तो कभी भी पैकेज के इंपोर्ट को ऊपर रखना चाहिए, नीचे नहीं, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसको हम अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, कट पेस्ट करके नहीं, यहाँ पे जाइए और आपको रिफैक्टर में जाइए, सॉरी रिफैक्टर में नहीं है, सोर्स सेक्शन में है क्या, हाँ है यहाँ पे। तो यहाँ दिखा रहा है शॉर्ट इंपोर्ट या ऑर्गेनाइज इंपोर्ट, तो शायद ऑर्गेनाइज इंपोर्ट भी कीजिएगा तो आपको ऑर्गेनाइज कर देगा। तो इसको पता है कि कौन किसको कहाँ रखना है, ठीक है, वो खुद ऑर्गेनाइज कर लेगा। उसके बाद क्या करना है,
तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर लिया। तो पहला स्टेप हम लोग का क्या था, सर्विस क्रिएट किए थे। सर्विस क्रिएट करने के बाद कंस्ट्रक्टर में हमने इसको कॉल किया। ये कॉल करने का कॉल नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हमने जब कॉल करने का मतलब क्या होता है, कोड को यहाँ लिखना कर्ली ब्रैकेट के अंदर, लेकिन हम वहां नहीं लिख रहे हैं, हम तो पैरेंथेसिस, इसका मतलब इसी को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। हमने क्या किया, सर्विस को अपने फाइल में कंपोनेंट में इंजेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इंजेक्शन हो गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज क्या करना है, इसको यूज कीजिए, और हम लोग दिस रिकॉर्ड सर्विस डॉट, जैसे ही आप इस यहाँ पे डॉट लगाते हैं, 1 सेकंड, नहीं क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। कुछ है भी वहाँ लिखा हुआ, कुछ है ही नहीं तो आएगा कहाँ से वहाँ। हम लोग यहाँ पे जो मेथड हम लोग लिख रहे थे ना, यहाँ पे गेट डेटा का, इसको वहाँ पे पास करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन नेम यहाँ लिखे हैं, कमेंट कीजिए, इसको कमेंट कीजिए, इसको कमेंट कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, इसको दे दीजिए। ठीक है, तो हमने पूरा जो कोड वहाँ लिखा था, इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ नहीं किए, करने गए हैं और एक्स्ट्रा। अब क्या करना है, इस मेथड को मुझे वहाँ पे कॉल करवाना है कंस्ट्रक्टर के अंदर। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सारा कोड को मैं हटाता हूँ, ये मैं समझने के लिए रखा था सिर्फ, ये हटा दीजिए, जी ऑन ये भी हटाइए। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो इस मेथड को हम कंपोनेंट पे कॉल करेंगे, जो नॉर्मल मेथड लिखे थे वही है। तो दिस डॉट रिकॉर्ड सर्विस डॉट, आप जैसे ही डॉट लगाइएगा, आपको जो भी कोड वहाँ लिखा हुआ रहेगा सब लिस्टिंग हो जाएगा। आ रहा है दो चीज़, एक एप्लीकेशन नेम, दूसरा गेट डेटा। गेट डेटा क्या है, हमारा मेथड है, मेथड की तरह बनाएंगे। उसके बाद ये मेथड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट भी है, हटा दीजिए इसको, ये फालतू में। तो अब आपका यहाँ भी ये गायब हो गया। लेकिन अब सीन ये है कि ये मेथड को हम लोग क्या किए हैं, हम लोग कॉल किए हैं। ठीक है, तो ये कॉल किए हैं, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये ना कंसोल है ना कुछ है। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये मुझे उस पेज पे चाहिए, कहाँ पर, कंपोनेंट पेज पे। तो क्या करेंगे, तो इस ये जो लाइन लिखा हुआ है, इसको श्योर है कि हमें कंसोल के अंदर करना होगा। तो ये काम करते हैं, एक तो हम पूरा के पूरा कंसोल में डाल दें, और नहीं तो एक वेरिएबल में डाल देते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल ही क्रिएट कर लेते हैं, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखते हैं चेक करके कि क्या डेटा आ रहा है या नहीं। क्या एरर दे दिया, कहाँ पर है एरर, गैलरी कंपोनेंट, ओके, गैलरी कंपोनेंट डॉट HTML, ओके, यहाँ पे है, डेटा नहीं है ना, इसीलिए एरर है। ओके फाइन, ये हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे तो ठीक है, UI पे डेटा नहीं है। अब यहाँ देखते हैं सर्विस कॉल हुआ क्या, यहाँ देखिए सर्विस फाइल दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पहले ये नहीं आया था, लेकिन अब क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सर्विस को किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, सॉरी, कंपोनेंट में हम लोग कॉल कर लिए हैं, इसीलिए ये अब आ गया। लेकिन अब आते हैं कि वो लाइन ऑफ कोड में कि क्यों नहीं वो हमारा आ रहा है। तो ये मेथड का कोड, मतलब जो ये एप्लीकेशन नेम है, ये उस पेज पे क्यों नहीं आ रहा है कंपोनेंट वाले में, क्योंकि यहाँ सर्विस में आना चाहिए था ना, इस लाइन में, लेकिन नहीं आ रहा है। जबकि इनसाइड कंस्ट्रक्टर को चेक करते हैं, एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं, इनसाइड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन वो लाइन कोड नहीं हो रहा है, कारण क्या है, को बता सकते हैं। सर जावास्क्रिप्ट वहाँ का, पे तो वो तो वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना, वहाँ पे वो वैल्यू को वहाँ से थोड़ी पास कर रहे ये वैल्यू हुआ ना, हैं। तो वो तो एप्लीकेशन नेम को वहाँ पे असाइन किए ना, हाँ तो साइन किए, तो यही वैल्यू मुझे वहाँ चाहिए ना। तो सर यहाँ पे गेट डेटा नाम का जो मेथड है, वो तो हाँ, वैल्यू को असाइन कर रहा है, यहाँ पे से वैल्यू को एक्सपोर्ट नहीं ना किए हैं। तो ये वैल्यू मुझे उस पेज पे चाहिए।
तो चाहिए तो रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो सॉरी, यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में क्या करेंगे, दिस डॉट एप्लीकेशन नेम, तो ये एप्लीकेशन दिस डॉट सर, एप्लीकेशन नेम हो गया, वो आ जाएगा खुद से। तो यहाँ से हमने एप्लीकेशन नेम को क्या किया, रिटर्न करवा दिया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम एप्लीकेशन नेम के वैल्यू को चेंज किए हैं और ये वैल्यू हम लोग यहाँ से रिटर्न करवा दिए। अब देखते हैं कि कंसोल को मिलता है क्या। तो क्या है, एंगुलर ट्यूटोरियल आ रहा है। एंगुलर ट्यूटोरियल क्यों आया, क्योंकि हमने वहाँ से सर्विस से रिटर्न करवा दिया। तो सर्विस से अगर, क्योंकि आप ये मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो जब कॉल कर रहे हैं तो यहाँ से जब तक रिटर्न नहीं होगा तो डेटा मिलेगा नहीं उसे। हाँ, एक काम और हो सकता था, सपोज यहीं पे कंसोल अगर रहता है आपका, और जो वहाँ हम लोग कॉल किए हैं वो हम कॉल नहीं करते, और हम लोग यहाँ पे इस टाइप से डेटा को पास कर दिए हैं। देखते हैं, बाद में हाइफन है, ये देखिए आ रहा है। लेकिन ये जो डेटा है ये तो पर्टिकुलर उस फाइल पे ही रह गया, लेकिन ये डेटा उस दूसरे फाइल पे नहीं आया है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा दिए हैं। ठीक है, मतलब एक मेजर, मतलब माइनर लाइन का कोड लिखा हुआ है, लेकिन देखा जाए अगर तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, डेटा को यहाँ पे हमारा कॉल हो गया। ठीक है, अब यही काम क्या करना है, ये हटाइए। ओके, तो जो गैलरी कंपोनेंट पे किए हैं, जो लाइन का कोड किए, सेम काम, सेम एक्चुअली कोड मुझे कहाँ चाहिए, होम कंपोनेंट पे भी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, होम कंपोनेंट पे कॉल कर लेंगे। कैसे कैसे किए थे, स्टेप याद रखिए क्योंकि ये आपको इम्पॉर्टेंट है। तो पहले सर्विस को कॉल करेंगे, प्राइवेट रीड ओनली, सर्विस का नाम RECORD, रिकॉर्ड सर्विस कॉलन रिकॉर्ड सर्विस, और जस्ट इसका नाम को वेरिएबल बनाना है एक्चुअली, तो इसको हम वेरिएबल को चेंज कर दिया, रिकॉर्ड सर्विस। उसके बाद क्या कर रहे थे, कंसोल में देखिए, अब हम लोग जो कॉल कर रहे हैं, आप इस लाइन में देखिए कोड को, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखे हैं कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स को, बट ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसी के अंदर लिखिए, आप ng on init के अंदर हो, किसी मेथड के अंदर हो, कहीं भी आप लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ कंपलसरी है, ये इंजेक्ट करने का प्रोसेस, ये आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होना चाहिए, आप इसको कहीं और जगह नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ अभी ng on init के अंदर लिख कर देखिए क्या इशू आता है। सेम कोड रहने देता हूँ, ng on init में डालता हूँ, कुछ इशू आ गया, पढ़िए क्या लिख रहा है। अ पैरामीटर प्रॉपर्टी इज ओनली अलाउड इन द कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंटेशन। ये मत सोचिए कि डुप्लीकेट होने के कारण एरर है, नहीं, डुप्लीकेट के कारण एरर नहीं है। एरर इसलिए है क्योंकि रिकॉर्ड, 1 सेकंड, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ये सिर्फ कहाँ होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर होना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि वो सर्विस है। इसको पता कैसे चल रहा है कि वो सर्विस है, नाम से पता चल रहा है क्या, नहीं, कैसे पता चला है, इस फाइल के बारे में उसको पता कैसे चल रहा है कि ये फाइल हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर होना चाहिए, ना कि ng on init के अंदर। तो बता सकते हैं, पैरामीटर के, नहीं पैरामीटर के, नहीं, डेकोरेटर से, क्योंकि वहाँ डेकोरेटर क्या लगा हुआ है, @इंजेक्टेबल, इसी डेकोरेटर के हेल्प से वो पता चल रहा है कि ये फाइल हमारा किस टाइप का है। जैसे चाहिए आप ऐप मॉड्यूल में, आपको दिखाता हूँ, ऐप मॉड्यूल में, मॉड्यूल है ना, हाँ, ऐप मॉड्यूल में हम आए और हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मल यहाँ से किसी कंपोनेंट को कॉपी कीजिए, चलिए हटा दीजिए, हो गया, कोई एरर नहीं है। और यहाँ मॉड्यूल में हम डाल देते हैं इसको, पढ़िए क्या दे रहा है, द कंपोनेंट appears in the import but it is not stand alone and cannot be imported directly, it must be imported by ing module। मतलब कुछ बोल रहा है कि हम इंपोर्ट में रख दिए हैं, इस कारण से हो रहा है। इसको पता कैसे चला कि ये इंपोर्ट में नहीं होना चाहिए, कैसे पता चल रहा है इसको कि वो एक्चुअली में कंपोनेंट नहीं है, मॉड्यूल है या कुछ वैसा, विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर। ठीक है, तो जो भी चीज हो रहा है ना वो डेकोरेटर से हो रहा है, उसको पता चल रहा है कि वो फाइल, क्योंकि सारा का सारा फाइल जो है वो जावास्क्रिप्ट ही है। एक नॉर्मल क्लास है, बट एक्चुअली उस क्लास को एक स्पेशल बनाया जा रहा है, किसकी हेल्प से,
डेकोरेटर के हेल्प से। अगर आप ये डेकोरेटर हटा दीजिए, उसके बाद इस क्लास के अंदर क्या डिफरेंस रहा? कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये बेसिक चीज है कि कैसे आप उसके अंदर जा सकते हैं, वो चीज है एक्चुअली। जब हर एक चीज का रीजन जब आप सर्च कीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट और डीपर जाते क्लियर होगा। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड सर्विस को हम गैलरी के अंदर कॉल किए हैं, अब हम होम के अंदर कॉल कर रहे हैं। तो हम अब यहाँ पे नहीं कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे इसको एनजीओ ऑन इनिट के अंदर मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, तो गेट डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और इसके HTML पे भी होगा तो कमेंट कर दीजिए। चलिए, दिस डॉट रिकॉर्ड सर्विस डॉट, आपको दिखा रहा है 2 प्रॉपर्टी। मैं इस बार गेट डेटा को नहीं लूंगा, मैं एप्लीकेशन नेम को लेता हूँ। अब एप्लीकेशन नेम को लिए हैं तो अब ये सी बात है, इसको कंसोल करना पड़ेगा, क्योंकि चेक करते हैं कि एप्लीकेशन नेम है क्या। कंट्रोल बटन को प्रेस कीजिए और कर्सर यहाँ ले जाके क्लिक कीजिए। आप इस फाइल में पहुंच जाइएगा उसी पॉइंट पे जहाँ पर वो मेथड है या प्रॉपर्टी। तो ये क्या है? तो एक प्रॉपर्टी है एप्लीकेशन नेम। ये क्या है? तो क्लास में हमारा यहाँ डिफाइन किया, हम उसको कंसोल के अंदर शो कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हम कॉल कर लिए हैं, हमारा आ गया, लेकिन कंसोल में करने के लिए ये पूरा को हमें कंसोल में लिखना पड़ेगा। नहीं तो मैं एक वेरिएबल डाल देता हूँ और इस वेरिएबल को मैं कंसोल कर लेता हूँ। बस अब देखते हैं कि क्या हमारा सर्विस दोनों पेज पे कॉल हो रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक स्ट्रिंग को हमेशा जो है ना आप बाइंड करने का हैबिट डालिए, तो उसे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस पेज पे वो डेटा लिखा रहा है, तो एक आइडिया मिल जाता है। तो हम होम पे आते हैं, तो यहाँ देखिए आपको आ रहा है होम पे। आप लाइन नंबर भी चेक कर सकते हो, होम न्यू कंपोनेंट लाइन नंबर 16। होम सर कंपोनेंट पैरामीटर लाइन, के हेल्प से ही वो कॉल कर लिया उसे। हाँ वो पैरामीटर, क्योंकि मैंने मेथड को नहीं कॉल किया, मैंने उस पैरामीटर को कॉल किया। लेकिन सपोज मुझे मेथड को कॉल करना है, आपको करना कुछ नहीं है, डॉट लीजिए, गेट डेटा कॉल कर दीजिए, आ गया मेथड, चेक कीजिए होम पे एंगुलर ट्यूटोरियल। ठीक है, तो जो भी रहेगा, अगर मैं दोनों मुझे कॉल करना है, ठीक है, 2 बार लिख लीजिए, एप्लीकेशन नेम, इसको चेंज कर दीजिए क्योंकि वेरिएबल चेंज रहेगा तभी तो कर पाएगा, कॉमा रेस्पॉन्स 1 ले लेता हूँ, देखते हैं दोनों आता है या नहीं। तो यहाँ देखिए एंगुलर ट्यूटोरियल एंड एंगुलर ट्यूटोरियल, शायद वही है लिखा हुआ क्या? अच्छा नीचे असाइन हो रहा है ना, ये वैल्यू को चेंज करवा रहा है, इसीलिए मुझे जो है लेटेस्ट वैल्यू मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे मुझे वही मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, मेथड हो प्रॉपर्टी हो कोई भी चीज़ है हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या किए, पिछले कंपोनेंट पे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल किया, फिर हमने एनजीओ ऑन इनिट के कॉल किया। अब इसी डेटा को मैं कॉल करके यूआई पे ले जाता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बताइए। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सॉरी मेथड शो डेटा नाम का। हाँ बोलिए। सर ऊपर विदाउट वेरिएबल हम क्रिएट किए हुए तो भी दिस कीवर्ड के हेल्प से वहाँ पे हम उसको असाइन कर सकते हैं। कौन सा? जैसे एप्लीकेशन डॉट स्ट्रिंग इक्वल टू वेब डेवलपमेंट लिखे हैं ना, कहाँ पर? ऊपर लाइन नंबर 10 हम्म, वो लिखे हैं, और हम उसको ना लिखना चाहिए किसी मेथड में, जैसे कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट एप्लीकेशन नेम डॉट स्ट्रिंग इक्वल टू वेब डेवलपमेंट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, विदाउट ऊपर वेरिएबल असाइन किए, मतलब वेरिएबल बनाए हुए। तो ये वेरिएबल हम क्यों बना रहे हैं? ये वेरिएबल एक्चुअली यहाँ पे हमारा नीड नहीं हो रहा है, यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ ये HTML पे बाइंड हो रहा है इसलिए हमारा ब्रेक करेगा कोड होम पे। क्योंकि दिस तो ऑलरेडी पेरेंट पे वो प्रिपेयर करता है, तो वो तो वहाँ पे उसको क्रिएट कर ही देगा। मैं समझ नहीं रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हो, आपका मेरे कहने क्वेश्चन क्या का है? मतलब, मैं नहीं समझा, बोलिए। जैसे एप्लीकेशन नेम डॉट स्ट्रिंग इक्वल टू ऊपर वेरिएबल बनाया है ना सर, बाहर कंस्ट्रक्टर और मेथड से हाँ बाहर, ठीक है, तो उसको ना हम क्रिएट करके हम डायरेक्टली मतलब किसी मेथड के थ्रू हम वहाँ पे वैल्यू को देना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड के अंदर ही दिस डॉट एप्लीकेशन नेम और असाइन कर देंगे स्ट्रिंग इक्वल टू वेब डेवलपमेंट, तो उससे भी तो एक हो सेकंड जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड, तो फिर आप किसी मेथड के अंदर दिस क्यों लगाइएगा इसको?
ये वेरिएबल ऊपर कहीं ग्लोबली में डिक्लेयर रहेगा तब ना उसको एक्सेस कीजिएगा आप दिस के हेल्प से। ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन आपको तो कहना है कि हम बाहर है ही नहीं हमारा ग्लोबल में। हाँ तो नहीं है तो फिर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो दिस कैसे आप लगा दीजिएगा? दिस नहीं लगेगा। और अगर हम अंदर में वेरिएबल अगर बना रहे हैं, सपोज यहाँ पे गेट डेटा नाम कहीं जो है हमारा, हाँ ऊपर कमेंट कर दिया ना, नीचे पे दिस डॉट एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना गेट डाटा में, तो उस तरह सपोज से मैं हमारा यहाँ पे शो डेटा, यहाँ हमारा शो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ऊपर जो ये लिखे थे ये नहीं कॉल करना है मुझे, मतलब डायरेक्ट यहीं पे मुझे बनाना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन, दिस डॉट सर वो मैं बोल रहा था। भाई आप दिस कैसे दीजिएगा? आपके पास ये वेरिएबल है ही नहीं ना। कर्सर रखिए, पढ़िए। तो मैं सोचा कि वो दिस के हेल्प से ऑटोमेटिकली शायद जनरेट कर तो होगा। दिस का मतलब क्या हो रहा है? दिस का मतलब हो रहा है कि ऑलरेडी है, हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। दिस का प्रॉपर्टी तो यही होता है ना कि अगर मेथड के अंदर है तो हम ऑलरेडी किसी अवेलेबल है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब पेरेंट ऑब्जेक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये जब ऊपर रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, तभी आप उसको दिस ले सकते हैं। आप देखिए, अगर दिस में जब भी अगर दिक्कत हो तो हम एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर ये है ना लाइन, मैं फिलहाल कमेंट करता हूँ, इसको अनकमेंट किया। अब आप इसको कर्सर रखिए, क्लिक बटन दाबिए, कंट्रोल बटन दाबना है और कर्सर इस पर रख के क्लिक कर दीजिए। कहाँ ब्लिंक कर रहा है कर्सर, दिख रहा है? तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं ना, चेक करते हैं कि हमारा पॉइंटिंग जो है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अब आपको लग सकता है कि ये तो ऊपर वेरिएबल लिखा हुआ है वही है, एक्चुअली वो नहीं है। इसको देखते हैं कि ये कहाँ रेफर कर रहा है, क्लिक कीजिए, कहाँ दिखा। तो इस टाइप से हम जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो बहुत सारा मेथड आपको पहले से प्रोजेक्ट जो चल रहा है तो उसमें आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है उसका। ये नहीं देखना है कि नेम सब जगह सेम है तो हो सकता है यही आ रहा है, नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है। तो कभी भी मैनुअली फाइल को ओपन नहीं करना चाहिए, हमें कंट्रोल बटन की हेल्प से उस मेथड पे मूव करना चाहिए कि कहाँ पर वो है। समझ में आ गया वो चीज़ें? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि जो सर्विस पे डेटा लाया हूँ, इस डेटा को मुझे यूआई पे शो कराना है, मेरा काम ये है। तो हमने क्या किया, एनजी ऑनलाइन में डेटा ले आया, फाइन। अब मुझे सिंपल मैं ये काम करूँगा, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन नेम ऑलरेडी आ रहा है, मैं इस एप्लीकेशन नेम में डेटा को दे देता हूँ। बटन को हटा दीजिए, बटन को फिलहाल हम छोड़ते हैं। यहाँ से मैं वैल्यू को हटा देता हूँ, अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू असाइन करवाता हूँ। कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ पे किसके पास वैल्यू है? रिस्पॉन्स के पास वैल्यू है, हम ले लेते हैं इक्वल टू रिस्पॉन्स। समझ में आ गया ये लाइन? अब क्या हुआ, सर्विस से डेटा आया और सर्विस का डेटा क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स के पास होकर एप्लीकेशन नेम को चला गया और एप्लीकेशन नेम हम लोग HTML पे यहाँ बाइंड किए हैं। तो देखते हैं एप्लीकेशन नेम शो कर रहा है ना, ये आ रहा है। कहाँ पर है? होम न्यू वर्क में। अब यही डेटा को हम लोग गैलरी पे भी चलते हैं लेकर। क्या करेंगे, गैलरी पे भी तो ऑलरेडी बना हुआ है ना। बस मैं इसी वेरिएबल को इसलिए हटा रहा हूँ ना, क्योंकि उसको करना ईजी है, क्योंकि ऑलरेडी वो पॉइंटिंग कर रहा है कहीं पे, मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा इसमें। इसको बस ये हो गया एप्लीकेशन नेम, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स को लाया हूँ इसको एप्लीकेशन नेम में डाल देता हूँ। मैं रिस्पॉन्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ मैं वेरिएबल क्रिएट किया हूँ रिस्पॉन्स वाला, इसीलिए उसको मैं सिंपली असाइन कर दिया गैलरी HTML। ये बंद है, इसको चेंज कीजिए। चलिए, कुछ एरर है क्या? 1 सेकंड। नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह हमारा आ रहा है डेटा। तो ये डेटा कहाँ से आया? सर्विस से। अब इसका बेनिफिट हम देखते हैं। तो सेंट्रलाइज करने का मेरा मेन जो मेथड, हमारा फायदा जो होता है, सपोज यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस किए हैं, अब किसी भी कंपोनेंट को चाहिए ना, वो इस मेथड को कॉल करेगा, यूज कर लेगा और कुछ नहीं करना होगा। यहाँ हम लोग कुछ चेंज करते हैं, हेलो, देखते हैं, ये दोनों चेंज हो गया,
मीन्स हमारा उस इंडिविजुअल कंपोनेंट में कोई कोड लिखा हुआ नहीं है, कोड जो हमारा मेन जो लॉजिक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग एक दिन बात कर रहे थे बिजनेस लॉजिक के बारे में। तो बिजनेस लॉजिक इसी को बोलते हैं कि जो ये फंक्शनलिटी होना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए। और ये क्या हो रहा है, तो डेटा जस्ट आपका कॉल हो रहा है। तो ये तो अभी था क्या चीज़ कि हमारा नॉर्मल कैसे यूज किए ये चीज़ के बारे में, कि कोई मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमारा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई डेटा है जो एपीआई से आ रहा है या हार्ड कोडेड वैल्यू है, हार्ड कोडेड इन द सेंस जेसन फाइल है, उसको हमें कॉल करना है तो कैसे होगा। तो मैं लेता हूँ जेसन फाइल का, हम लोग कब किए थे याद है, शायद लोकल स्टोरेज में होगा मुझे लगता है पूरा। यहाँ पर है प्रोडक्ट लिस्ट, सर्विस कहाँ गया, ठीक है। देख लीजिए जेसन का कैसे डेटा लाते हैं, इसमें से गेट डेटा नहीं, जेसन डेटा एपीआई उठा लीजिए ना सर। एपीआई नहीं कॉल करेगा डायरेक्ट भाई, एपीआई के लिए और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, एपीआई वैसे नहीं आएगा, ठीक है। वो कुछ नहीं करना है, सारा कोड तो लिखा हुआ ही है। तो हम लोग क्या किए, इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमारा सारा डेटा आ गया, फाइन। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट को चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट, दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, इसको मैं कंसोल करता हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कंसोल किया, देखते हैं डेटा आ रहा है या नहीं। यहाँ देखिए कोई डेटा आपको नहीं आया, ठीक है। इवन अगर सपोज हम ये सोचें कि कोई हो सकता है कुछ इशू हो, तो एक काम करते हैं, एक कंसोल लिखता हूँ और एक स्ट्रिंग बाइंड कर देता हूँ जेसन डेटा, देखते हैं कहीं आता है जेसन डेटा, कहीं नहीं है। इसका मतलब है कुछ न कुछ इशू है। इशू कुछ नहीं है, इशू ये है कि हमने इस मेथड को कहीं कॉल किया ही नहीं है, तो इसीलिए नहीं आ रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसी पेज में कॉल कर देता हूँ, मतलब सर्विस में ही कॉल कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो सेम जैसे हम लोग कोई दूसरे मेथड को कॉल करते हैं ना, सेम वैसे ही सर्विस में भी लिखा आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर्विस का मतलब कुछ अलग है, नहीं। आ रहा है डेटा, जो भी हमारा जेसन के अंदर है वो सारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस डेटा को, ये कहाँ है, अब देखिए सर्विस फाइल है, ये डेटा को मुझे लेके चलना है कंसोल में, सॉरी कंपोनेंट पे, ये हटा दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे ये डेटा चलना है लेके कंपोनेंट पे, चलते हैं कोई भी कंपोनेंट ले लीजिए, गैलरी ही ले लेते हैं और देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, वो डेटा को यूआई पे बाइंड करवाना है। तो मैं मेथड बना लेता हूँ जेसन डेटा, मेथड का नाम सेम रख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इशू नहीं उससे है। ये इशू क्या दे रहा है, जेसन डेटा लिस्ट रख लेता हूँ, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इस मेथड को यूज करना जेसन डेटा। तो पहला स्टेप क्या है, सर्विस में कोई भी मेथड है उसको कॉल करने के लिए पहला स्टेप कंस्ट्रक्टर में हमारा सर्विस इंजेक्ट होना चाहिए, इंजेक्ट हो गया है। अभी इसके हेल्प से हम मेथड को कॉल करते हैं। अभी मैंने क्या क्या चीज़ सीखा, जो देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे कॉल किए वो सीखें, एनजी ऑन इनिट के अंदर कैसे कॉल किए वो देखें। अब हम सेपरेट मेथड बना रहे हैं, उसमें कैसे कॉल करेंगे वो देख रहे हैं हम लोग। तो सर्विस को कॉल करते हैं, दिस डॉट रिकॉर्ड सर्विस डॉट, आप जैसे ही डॉट दीजिएगा आपको सारा मेथड आ जाएगा। मेरा मेथड का नाम है जेसन डेटा। जेसन डेटा क्या है, एक मेथड है, ये ध्यान रहे, मेथड है या प्रॉपर्टी है, ये केयर होना चाहिए। तो ये क्या है, एक मेथड है, तो मेथड है तो मेथड की तरह आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया। तो सेम उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल दे देते हैं, लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू, और कंसोल के अंदर हम रेस्पॉन्स को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाइंड भी कर लेते हैं कि ये क्या है, ऑन कंपोनेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कंपोनेंट पे रिकॉर्ड सर्विस पे आया है, लेकिन कंपोनेंट पे कहीं नहीं आया है। इसका मतलब कॉल नहीं कुछ किया। ना कुछ इशू है। कॉल तो किए हैं हम लोग, अच्छा सॉरी, ये वाला कॉल नहीं हुआ है, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा।
ठीक है, ये कॉल हो गया। अब देखते हैं अभी भी हमारा डेटा नहीं आ रहा है। अभी भी अगर देखिए तो आपका डेटा नहीं आया है। रिटर्न ये जो नहीं डेटा, किया। दोनों जो डेटा आ रहा है ना वो रिकॉर्ड सर्विस पे ही आया है, आप देख सकते हैं। तो क्यों आ रहा है, 2 बार क्यों आया है, क्योंकि एक बार तो इस मेथड ने कॉल कर दिया और एक बार कंस्ट्रक्टर उसका कॉल हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग लिखे थे, कमेंट कर दीजिए। अब हमारा एक बार कॉल करेगा, एक बार हुआ। इस कंपोनेंट पे नहीं आया क्योंकि हम लोग यहाँ से डेटा को रिटर्न नहीं करवाए हैं, तो रिटर्न और क्या चीज, डेटा। अब देखते हैं, अब देखिए दो जो आ रहा है, एक आया ऑन कंपोनेंट, समझ में आ गया। तो जब कंपोनेंट पे आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगला स्टेप हमें पता है कि यूआई पे कैसे आएगा, मैं वो नहीं बताऊंगा। तो यूआई पे लाने के लिए एनजी फॉर लगाएंगे, डेटा को आगे हम प्रोसीड कर देंगे। तो इस टाइप से क्या होता है, सर्विस का कोड हम लोग लिखते हैं कोई भी, मीन्स तो सर्विस में हम लोग क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण ये है कि अब ये कोड क्या हुआ, कॉमन हो गया कि किसी भी कंपोनेंट को जरूरत रहेगा, ये डेटा को, ये जस्ट सर्विस को कॉल करेगा, डेटा को यूज कर लेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे जगह कोई भी पेज को कॉल करके, डे 18 में चलते हैं एंड गैलरी पे चलते हैं, वेट गैलरी में नहीं जाऊंगा, लेजी लोडिंग है ना, लेजी लोडिंग ही चलते हैं, कोई इशू नहीं है। कंपोनेंट डॉट टीएस पे चलते हैं, कारण पहला काम क्या करना है, सर्विस को कॉल करना, सर्विस रीड ओनली रिकॉर्ड सर्विस कोलन रिकॉर्ड सर्विस, रिकॉर्ड सर्विस हो गया। अब इसको मैं एनजीओ ऑन कॉल करता हूँ, आप उसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं जैसे हम सब जगह किए हैं। तो दिस डॉट रिकॉर्ड सर्विस, सॉरी डॉट, कौन सा मेथड चाहिए, गेट डेटा ही ले लेते हैं, ये हो गया। और ये पूरे को मैं कंसोल कर लेता हूँ, उतना मैं वेरिएबल नहीं बनाने जाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है लेजी लोडिंग का। तो पहले तो हमें नेविगेशन बार को एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंट एक्टिव रहेगा तभी तो वर्क करेगा, ठीक है। आ गया, कंपोनेंट एक्टिव हो गया। अब देखते हैं लेजी लोडिंग पे हमारा काम करता है या नहीं। तो आप देख सकते हो लेजी लोडिंग में आपका यहाँ पे डेटा कॉल हो गया, दिख रहा है ना। और सर्विस पे यहाँ पे देखिए फिर से कॉल हुआ, क्योंकि जब लेजी लोडिंग हिट हुआ है उस समय सर्विस को कॉल कर दिया इसीलिए सर्विस वहां से कॉल हो रहा है, समझ में आ गया। तो हम लोग ने इस कंपोनेंट के लिए क्या किया, कुछ नहीं, इस कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को डेटा दिए इस कंपोनेंट को, तो इसमें हम क्या किए, कुछ तो नहीं किए। हमने क्या किया, सिर्फ गए कंस्ट्रक्टर में हमने कॉल कर दी सर्विस को, और जो मेथड चाहिए था उसको हमने कॉल कर लिया, दैट्स इट। तो इस टाइप से होता क्या है, अब ये बेनिफिटेड क्या है कि किसी भी कंपोनेंट को चाहिए आप उसको कॉल कर लीजिएगा। तो यही था आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड सर्विस के बारे में। तो ये पूरा थ्योरी है। एक्सेस मॉडिफायर हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं। वाई बी इंजेक्टिंग ऑल सर्विस इनसाइड द कंस्ट्रक्टर rather than on G on init, ये भी हम लोग देख लिए कि सर्विस के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों इंजेक्ट कर रहे हैं, एनजी ऑन इनिट के अंदर क्यों नहीं किए, कारण हम लोग समझे हैं, दिक्कत रहेगा बताइएगा। हाउ टू क्रिएट सर्विस, प्रोसेस समझ गए, कोड कैसे लिखे हैं वो भी समझ गए। हाँ, एक चीज और है, जो हम सर्विस को रजिस्टर कर रहे हैं तो हम कहाँ पे रजिस्टर किए थे, ऐप मॉड्यूल में। तो जो हम ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्टर का मतलब हुआ प्रोवाइडर के अंदर हम लोग वहां पे पास किए हैं सर्विस को, आ गया। ये रहा, इसको बोलते हैं ग्लोबली रजिस्टर करना ग्लोबली इन द सेंस ऐप लेवल पे। अगर आप चाहते हैं कंपोनेंट लेवल पे, आप कंपोनेंट लेवल पे भी कर सकते हैं, और इवन आप नहीं भी कीजिएगा तो भी वर्क कर जाएगा, क्योंकि आप इसको हटा दीजिए, तब भी वर्क कर जाएगा आपको। देखते हैं वर्क करता है ना, करना तो चाहिए, कर रहा है वर्क। कारण क्या है, क्योंकि हमारा सर्विस जो है इंजेक्ट है कहाँ पर, हमारा सर्विस कहाँ गया फाइल मेरा, ये लोडिंग बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए 20। सर्विस मेरा कहाँ पे इंजेक्ट किया हुआ है, रूट में। इसीलिए हमारा एप्लीकेशन जो है ना
विदाउट रजिस्टर किए हुए ही वर्क करेगा। अगर आप ये लाइन को हटा दीजिए ना, आपको एरर तो पहले ही थ्रो कर देगा, क्योंकि इंजेक्टेबल है तो आपको चाहिए ही चाहिए इसलिए। लेकिन हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ रूट ना लिख के, लेकिन ये भी एरर थ्रो कर देगा, रूट पूरा टाइप को ये कम नहीं। कर दीजिए ना सर। हाँ, तो डेकोरेटरी नहीं रहा तो फिर तो कहानी ही खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ ए नहीं शायद दे सकते हैं तो चलेगा क्या? नहीं, हाँ होता है, काम करता है क्या? तब भी काम कर रहा है, क्योंकि इंजेक्टेबल लगा हुआ है और ये प्रोवाइडेड इन, ये शायद ही समझ ही नहीं रहा है कि ये रूट है कि क्या है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर हम रजिस्टर नहीं भी करेंगे ना तो हमारा वर्क कर जाएगा। एंगुलर 8 के बाद बाय डिफॉल्ट ये हो गया है, लेकिन अगर हम मतलब एक सेफर साइड होता है कि हमें रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यही चीज को हम चाहें तो कंपोनेंट में भी कर सकते हैं। ये जो सर्विस में मॉड्यूल के अंदर किए हैं हम, लोकल कंपोनेंट लेवल हम वहां भी कर सकते हैं। और कैसे करते हैं वो देखिए। तो किसी भी कंपोनेंट पे चले जाइए जिस पे आपको कॉल करना है, आप उस पे चले जाइए और यहाँ पे आप सर्विस को लिख दीजिए। इसको रहने दीजिए, ये गार्ड हटा दीजिए क्योंकि गार्ड यहाँ नहीं किया हुआ है। दैट्स इट। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में भी हम पास कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंपोनेंट लेवल पे इंजेक्ट करना। ये क्या है, ये पूरा 4 क्या है, इसका नाम क्या है? मेटाडेटा। मेटा डेटा, ठीक है। तो कंपोनेंट के लिए जब आप अगर बता रहे हो कि मेटा डेटा क्या होती है, तो आप बता सकते हैं प्रोवाइडर भी उसका एक मेटा डेटा है, ठीक है। और सर्विस का जब बात आता है तो इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है कि हम रजिस्टर कैसे करेंगे, तो आप बता सकते हो कि हम उसको 2 जगह रजिस्टर कर सकते हैं, एक ऐप लेवल पे, दूसरा कंपोनेंट लेवल। तो ग्लोबली कौन हुआ, लोकली कौन हुआ? ग्लोबल कौन, लोकल कौन? ऐप ग्लोबल हो गया। ऐप जो हो गया आपका ग्लोबल रहा और कंपोनेंट जो हो गया वो लोकल रह गया, ठीक। तो ये था पूरा का पूरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। उसके बाद सर्विस कैसे कॉल कर रहे हैं ये सारा हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए। एक इसमें और कॉन्सेप्ट है जो एंगुलर 8 के बाद आया है, ट्री शेकिंग। ट्री शेकिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी अगर इसको कीजिए तो क्या मिलेगा? हम लोग इस टाइप से पास कर सकते हैं रूटीन करके। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, we need to provide a service before it will be available to you. If we specify the value as a root, it means it will be available from anywhere inside our application. क्योंकि आप रूट कर दिए हैं तो कहीं भी वो अवेलेबल हो गया। ओके, चलिए वो सारा हो गया। ट्री शेकिंग का मतलब क्या हुआ? तो ट्री शेकिंग का मतलब होता है, ये एंगुलर 8 के बाद आया कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ही आप क्या समझ रहे हो, ट्री मतलब पेड़ और शेक मतलब पेड़ को हिला रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जब पेड़ को अगर आप हिला रहे हैं तो क्या होगा, जो भी सूखा हुआ पत्ता रहेगा ना वो टूट जाएगा उससे, श्योर है। पहला चीज तो जो सूखा हुआ है वो टूटेगा, फिर जो हरा है वो भी टूटेगा। कॉन्सेप्ट एंगुलर में आया कि जब हम एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, सपोज आप एप्लीकेशन बना रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि कहीं पे कोड आप बिना मतलब का कमेंट करके छोड़ दिए, जैसे यहाँ पे ये कोड कमेंट किया हुआ है। ये कमेंट जब किया हुआ है तो हमारा यूज में नहीं है, लेकिन हमारा फाइल साइज बढ़ रहा है। तो ट्री शेकिंग क्या करता है, अगर हम ट्री शेकिंग को इनेबल कर दें तो ये जितना भी कोड रहेगा, तो जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं जितना भी कमेंटेड कोड रहेगा सबको रिमूव कर देगा, अनयूज्ड कोड को वो रिमूव कर देता है। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्री शेकिंग क्या होती है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि ट्री शेकिंग मीन्स क्या हुआ, तो जो भी हमारा सर्विस में अनयूज्ड, सर्विस ही नहीं पूरा एप्लीकेशन में अनयूज्ड जो कोड रहा वो हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अनयूज्ड मतलब कमेंटेड कोड वो रिमूव कर देगा। तो ट्री शेकिंग इज अ स्टेप इन द बिल्ड प्रोसेस, कहाँ पे, लोकल में नहीं, बिल्ड में, दैट रिमूव्स unused code so that application become the smaller. It can be visualized as shaking physical tree. नॉर्मल फिजिकल ट्री को हम जो शेक करते हैं ना उसी टाइप से। causing dead branches and leaves to fall off, मतलब क्या हुआ, जो सूखा हुआ टहनी है या पत्ता है तो वो गिर जाएगा। One of the primary way Angular looks of the code to shake it by import path. तो सेम एंगुलर भी क्या करता है, उसको शेक करके खत्म कर देता है। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा था एंगुलर के बारे में, सर्विस के बारे में। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बनता है, आपको पहला क्वेश्चन बनेगा
व्हाट इज सर्विस। कहीं भी सर्विस को डायरेक्ट, बहुत बार आपको ये देखा जाएगा कि सर्विस को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपको घुमा कर क्वेश्चन आएगा लेकर कि मान लीजिए कि सेम कोड है, हमें क्या करना है 10 कंपोनेंट पे लिखना है, तो 10 कंपोनेंट पे हम उस मेथड को बार बार लिख रहे हैं तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम दूसरा अप्रोच क्या अपना सकते हैं, तो फिर सर्विस का अप्रोच है कि 10 बार ना लिख के हम एक जगह लिख देंगे और 10 जगह कॉल कर देंगे उसको, वो चीज़। सो व्हाट इज सर्विस। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया। नेक्स्ट कभी कभी ये पूछा जाता है व्हाट इज ट्री शेकिंग, ये हो गया। हाउ टू इंजेक्ट सर्विस इन कंपोनेंट, सर्विस को हम कैसे इंजेक्ट कर रहे हैं। वाई वी विल इंजेक्ट सर्विस इन कंस्ट्रक्टर ओनली, हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर में ही क्यों कर रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर बता सकते हैं क्या, और क्या रहेगा, क्या होगा आंसर उसका। Because the constructor is the property of class and is called first time before Angular. सही है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्लास जैसे ही कॉल होता है आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, तो इसलिए तो हम करेंगे क्या, एक पॉइंट याद रखिएगा, जो डेटा हमें क्लास यानी लाइफ साइकिल हुक क्लास नहीं, लाइफ साइकिल हुक स्टार्ट होने के पहले अगर हमें रिक्वायर्ड है कोई डेटा हमें अवेलेबल होना चाहिए, तो वैसा सारा चीज़ को हम कंस्ट्रक्टर में रखेंगे, क्योंकि लाइफ साइकिल हुक होने से स्टार्ट होने से पहले वो अवेलेबल हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसको कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं। ये इतना है, फिर और भी आगे मतलब इसके टॉपिक से हिसाब से इतना ही बनेगा, और फिर आपको ऊपर में था प्राइवेट ये एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, तो वो भी बन जाता है। बोलिए। एंगुलर से एक क्वेश्चन था सर, बोलिए। कंपोनेंट को होल्ड कैसे करते हैं इसमें सर? होल्ड मतलब उसको रोक के रखेंगे कि जब तक हमको तुम्हारा रिक्वायरमेंट जब होगा तब हम तुमको बुलाएंगे। तो ऐसे तो वैसे ही होता है ना, नेविगेशन बार जो ये नेव बार जो लगाते हैं, तो हम लेजी जब लोडिंग। क्लिक कर रहे हैं, नहीं जब हम क्लिक कर रहे हैं तभी आ रहा है ना, या नहीं तो लेजी लोडिंग, तो लेजी लोडिंग हुआ कि ऑन डिमांड, हाँ मतलब मतलब वही वही हुआ। जैसे app.module.ts में जो कंपोनेंट में सारा कंपोनेंट को इंपोर्ट करके डालते हैं ना, हाँ, तो वहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं क्या? वहाँ क्यों लगाएंगे, लेजी लोडिंग उसीलिए तो है, क्योंकि लेजी जैसे लोडिंग जब लिखते हैं तो लेजी लोडिंग मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमने उसको स्टॉप करके रखा है, ठीक है सर, मतलब समझिए होल्ड करके रखा है, तो मैं वो होल्ड करके रखा हूँ कि ये बंदा जब उस वेबसाइट पे आएगा तभी मैं इसको दिखाऊंगा, वरना मैं किसी को दिखाऊंगा ही नहीं वो कंपोनेंट। तो उस केस में कैसे होल्ड, मतलब कैसे उसको रोक के रखना होगा उस चीज में? कोई बता सकते हैं इसका आंसर, ये मैं पढ़ाया हूँ। कहने का मतलब हुआ कि यूजर जो है ए नाम का एडमिन नाम का यूजर लॉगिन किया, तभी वो सिर्फ एडमिन को वो दिखेगा पेज, दूसरा को नहीं दिखेगा, करेक्ट। या सर। मैं पढ़ाया हूँ। बताइए कोई, इंटरव्यू में एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना आपको कहीं भी टू द पॉइंट नहीं पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन घुमा कर ही आता है, आपको पकड़ना पड़ेगा वो किस टॉपिक से रिलेटेड है और वो कैसे और होगा। और ये क्या बोलते हैं, लेजी लोडिंग के थ्रू ऐसा होगा ना कि वो तो यूआरएल के थ्रू भी तो एक्सेस कर सकता है ना, तो मैं बट यूआरएल को भी नहीं मैं वहां पे जाने देना चाहता।